दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत धातुओं की प्राप्ति के बारे में जानेंगे। खनिज की परिभाषा जानेंगे और अयस्क की परिभाषा जानेंगे। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई है। तो हमको पता है हमारी पृथ्वी है, इस तरह से हमारी पृथ्वी क्या है, ये हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, गेंद के आकार की है। तो ये पृथ्वी है, इसी पे सभी देश रहते हैं। तो पृथ्वी में क्या होता है, समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र होता है। और पृथ्वी पर क्या होता है, ये सतह होती है, यानी जमीन होता है, थल होता है। क्या होता है, थल होता है, या इसे हम कह सकते हैं जमीन होता है। तो इस तरह से धातुएं कहाँ मिलती हैं, कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये समुद्र के पानी से मिलता है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं, सोडियम Na पोटेशियम के, ये समुद्र के पानी से प्राप्त होती हैं। और कुछ धातुएं क्या होती हैं, ये जो जमीन होता है, थल होता है, इस जमीन पर क्या होता है, सतह पर, यानी भूप्रपाटी, यानी इसको कहते हैं भूप्रपाटी पे जमा होती हैं। भूप्रपाटी के ऊपर क्या होती हैं, जमा होती हैं। और उनसे क्या खोदा जाता है, उनको खोद करके उनका संशोधन किया जाता है, तो धातुएं प्राप्त होती हैं। अगला हम जानेंगे खनिज की परिभाषा और अयस्क की परिभाषा को जानेंगे। यानी पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी के भूप्रपाटी पृथ्वी के भूप्रपाटी में, यानी कुछ जो पृथ्वी की सतह होती है, ज़्यादा गहराई में नहीं, पृथ्वी के कुछ मीटर की गहराई में पृथ्वी के भूप्रपाटी में तत्व या उनके यौगिक तत्व या पृथ्वी के भूप्रपाटी में तत्व या यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। इसे कहते हैं खनिज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी ये धातुएं क्या होती हैं, धातुएं पृथ्वी के भूप्रपाटी में तत्वों या उसके यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एक खनिज की परिभाषा हो गई। पृथ्वी की सतह पर कोई भी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है, वो क्या होता है, उसके यौगिकों के रूप में उपस्थित होता है। जिस तरह सोडियम क्या होता है, सोडियम धातु मिलने के लिए सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम होता है। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड से होता है। पोटेशियम क्लोराइड से हम पोटेशियम धातु को अलग करते हैं। तो इस तरह से धातुएं पृथ्वी की भूप्रपाटी तथा तत्वों या उनके यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसे खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जा सकती, जिनसे धातुएं प्राप्त आसानी से, धातुएं क्या हो सकता है, आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कैसे, आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, आसानी से प्राप्त की जाती हैं। क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। अयस्क क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो इस तरह से अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिसको खोदने पर उसमें से धातुएं आसानी से निकाली जा सके, यानी जो फायदे का सौदा हो, जिसके द्वारा हम कम मेहनत में आसानी से कम खर्च में खनिज से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सके, क्या कहलाता, अयस्क कहलाता है। यानी यदि ऐसे खनिज जिसमें धातुओं के निष्कर्षण में कठिनाई हो, उसको क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, वह क्या होता है,
वह खनिज अयस्क नहीं होता है। और खनिज अयस्क को हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि खनिज अयस्क बच्चों को बार बार समझने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बहुत सरल ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसके सहायता से आप खनिज और अयस्क में अंतर समझ लेंगे। इसको इस तरह से समझना है, यदि एक हमारे पास क्या है, बड़ा सा बाल्टी है, ये हमारा क्या है, बुकेट है या बाल्टी है, एक बड़ा सा बाल्टी है, ये हमारी क्या है, बाल्टी है। और क्या है, ये बड़ा सा बाल्टी है, या इसे कह सकते हैं ड्रम कह सकते हैं, बाल्टी कहेंगे, बाल्टी कह सकते हैं या बड़ा पात्र कहेंगे। और ये छोटा पात्र हमारा क्या होता है, गिलास होता है। ये हमारा क्या होता है, गिलास। ये क्या है, गिलास है। इसको इस तरह समझना है, ये हमारा बाल्टी क्या है, इस बाल्टी को समझेंगे खनिज है। क्या है, खनिज। इस बाल्टी को क्या समझेंगे, खनिज। तो खनिज से क्या निकला, कुछ ही खनिज क्या होते हैं, अयस्क होते हैं, कुछ ही खनिज। और ये गिलास को समझना है अयस्क, अयस्क। ये गिलास हमारा क्या है, अयस्क है, यानी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में। यदि ज़्यादा मात्रा में हम खनिज खोदते हैं तो उसमें से कम ही मात्रा में अयस्क मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसको क्या, ये हमारी बाल्टी खनिज है, अयस्क क्या है, ये हमारा गिलास है, ये गिलास है, ये गिलास है, अयस्क है। यदि हम इसको गिलास को इसके अंदर रख सकते हैं, गिलास को क्या कर सकते हैं, गिलास को हम बाल्टी के अंदर रख सकते हैं। यानी खनिज जो होता है, ये खनिज मात्रा ज़्यादा होती है, अयस्क बहुत थोड़ा होता है। यानी कहने का मतलब है खनिज को, खनिज में, खनिज से अयस्क निकाला जा सकता है। ये हमारा क्या, अयस्क है, अयस्क है। अयस्क का मतलब है ये खनिज ज़्यादा मात्रा में होता है, अयस्क कम मात्रा में होता है। खनिज से अयस्क बनाया जा सकता, लेकिन इसके विपरीत उल्टा नहीं किया जा सकता है। यानी इस गिलास में हम बाल्टी नहीं रख सकते हैं। यानी क्या होता है, खनिज ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हम इसको क्या कर दें, यदि हम इसे क्या कहते हैं, बाल्टी कर दें, इस तरह से हमारी ये बाल्टी कर दें, इसको ये बाल्टी कर दें, तो इस तरह से बाल्टी इसमें नहीं रखी जा सकती है। यानी खनिज की मात्रा हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, अयस्क की मात्रा कम होता है। अयस्क से, सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, लेकिन सभी खनिज में धातुओं का निष्कर्षण, धातुएं प्राप्त करना कठिन होगा। इस तरह से हमने समझा खनिज और अयस्क में अंतर। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो इस तरह से हम खनिज को अच्छे से समझ चुके हैं। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम 3.4.1 के अंतर्गत धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। धातुओं का निष्कर्षण क्या है, धातुओं के निष्कर्षण को जानने से पहले कुछ बातें आपको हम बताना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप धातुओं के निष्कर्षण को अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपका दिमाग धातुओं के निष्कर्षण को अच्छी तरह याद कर पाएगा। तो इसमें क्या है, एक किसान है, एक किसान क्या चाहता है, चावल की फसल पैदा करना चाहता है। कोई किसान है, नया किसान है, वह चावल की खेती करना चाहता है, चावल पैदा करना चाहता है। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खेत तैयार करना पड़ेगा, मिट्टी तैयार करना पड़ेगा, खेत की जुताई करनी पड़ेगी। उसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाएगी, उसके बाद उसमें बीज डालना पड़ेगा, बीज जम जाएगा, उसके बाद उसकी फसल की देख रेख करनी पड़ेगी, सिंचाई करना पड़ेगा, उसे खाद देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसके पशुओं से, जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करनी पड़ेगी। और उसके बाद अंत में जा कर के तब उसका चावल पैदा होगा। उसके बाद चावल की कटाई करनी पड़ेगी, चावल की फसल की कटाई करनी पड़ेगी। उसके बाद चावल से, चावल की भूसी से, यानी चावल के दाने से चावल को अलग करना पड़ेगा, यानी धान से चावल को अलग करना पड़ेगा। यानी एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जा कर के चावल पैदा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार धातुओं का निष्कर्षण ऐसे सिंपल नहीं है। धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमें धातुओं के अयस्क को क्या करना पड़ेगा, धातुओं के अयस्कों से धातुओं का शोधन करना पड़ेगा। तो धातुओं का निर्माण कैसे किया जाता है, धातुओं के निर्माण की क्या विधियां हैं, किस तरह से धातुएं निष्कासित की जाती हैं, इसको समझने के लिए हम सक्रियता श्रेणी को पीछे जान चुके हैं। सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं के निष्कर्षण को समझेंगे। किसके आधार पर, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी।
सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम क्या समझेंगे, धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी हम जानते हैं, सबसे पहले पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम सक्रियता श्रेणी होता है, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम। तो सक्रियता श्रेणी ये सबसे ऊपर, ये उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। कैसी सक्रियता श्रेणी है, उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। इस तरह से उच्च क्रियाशील ये उच्च क्रियाशील धातु हैं। अब हम मध्य क्रियाशील धातुओं को लिखेंगे। मध्य क्रियाशील धातुएं हमारी हैं, यह आयरन है, लोहा है, उसके बाद आयरन के बाद आता है हमारा जिंक आता है, ये आयरन जिंक, उसके बाद लेड आता है, उसके बाद कॉपर आता है, Cu। लेड के बाद क्या आता है, कॉपर आता है, कॉपर, उसके बाद आता है हमारा Hg मरकरी, उसके बाद Ag, उसके बाद Au। तो ये हमारे जो है चार जो है इधर, ये चार धातुएं जो है 2, 2, 4, ये निम्न क्रियाशील धातुएं हैं। ये हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर निम्न क्रियाशील धातुएं। ये कैसी धातुएं हैं, निम्न क्रियाशील धातु है। और ये क्या आती हैं, बीच में 4 धातुएं जो हमारी हैं, 3 धातुएं हैं, ये क्या आती हैं, मध्य क्रियाशील। ये मध्य क्रियाशील क्या होती हैं, मध्य क्रियाशील धातुएं। तो इस तरह धातुओं का निष्कर्षण 3 प्रकार से किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण धातुओं के अयस्कों से 3 तरह से होता है। पहला प्रकार ये है, ये दूसरा प्रकार है, और ये हमारा ये तीसरा प्रकार। 3 तरह से धातुओं के अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो हम जानेंगे इसको, धातुओं के निष्कर्षण का एक हम रफ जानेंगे। रफ जाने का मतलब है जो किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, ये रफ है, बहुत सरल है, लेकिन ये बात यदि आपको दिमाग में रहेगा तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, याद करने में आपको सहायता मिलेगी। एक बार हम फिर बात को बता दे रहे हैं, यानी धातुओं का निष्कर्षण बहुत सिंपल चीज़ इसमें बताया जा रहा है, विस्तार से नहीं बताया जाएगा, बहुत शॉर्टकट में बताया जाएगा। यानी इस किताब में बहुत शॉर्टकट में बताया गया है। यदि हम इस बात को समझेंगे तो आप कक्षा 10 का भी आसानी से बड़े निष्कर्षण को समझ सकेंगे। कक्षा 12 के, कक्षा 10 के और कक्षा 11 के बीएससी एमएससी किसी भी क्लास के निष्कर्षण को यदि समझना होगा तो ये 3 चीज़ों को यदि आप समझेंगे, यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, यदि उसको हिंदी आना है तो उससे पहले उसको ABCD क ख ग घ अक्षर पहचानना पड़ेगा। हिंदी आना है तो ABCD जानना पड़ेगा, अंग्रेजी जानना चाहता है तो पहले इंग्लिश का अक्षर ABCD उसको जानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार धातुओं के निष्कर्षण को यदि हमको जानना है, ये छोटी बात है, लेकिन इस छोटी बात को अच्छे से समझेंगे तो हमको धातुओं के निष्कर्षण को याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम जानेंगे धातुओं के निष्कर्षण की साड़ी। धातुओं के निष्कर्षण की एक साड़ी बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और समझेंगे, और इसकी सहायता से आप धातुओं के निष्कर्षण को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो धातुओं के निष्कर्षण का ये ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, धातु अयस्क लेंगे। क्या लेंगे, अयस्क, धातु अयस्क लेंगे, और अयस्क को क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। अयस्क का क्या करेंगे, सांद्रण। पहले अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। तो अयस्क को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिस तरह हमने अभी बताया है। तो अयस्क को 3 भागों में बांटा जाएगा, एक निम्न अपक्रियाशील अयस्क और दूसरा उच्च अपक्रियाशील। तो ये हमारा उच्च अपक्रियाशील अयस्क इधर लिखेंगे, उच्च अपक्रियाशील अयस्क, उच्च अपक्रियाशील। अब उच्च अपक्रियाशील अयस्क इधर रहेगा, और ये हमारा इधर थोड़ा और बड़ा बना देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। निम्न अपक्रियाशील अयस्क, निम्न अपक्रियाशील अयस्क को निम्न अपक्रियाशील अयस्क को इधर लिखेंगे, और मध्य अपक्रियाशील अयस्क को इधर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मध्य अपक्रियाशील अयस्क, ये मध्य अपक्रियाशील अयस्क हमारा है।
अब इन अयस्कों का सांद्रण कैसे करेंगे? सांद्रण करने के बाद क्या करेंगे? इनको 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में अलग करेंगे। सांद्रण का मतलब होता है जो अयस्क होता है, जो अयस्क में गंदगी होती है, मिट्टी होती है, बालू होता है, उसको अलग करना क्या होता है? सांद्रण कहलाता है। और जो मिट्टी बालू होता है उसे गैंग कहते हैं। हम आगे गैंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा है उच्च अपक्रियाशील धातुओं को क्या करेंगे? गलित अवस्था, गलित का मतलब लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में, गलित अवस्था में, इसको गलित अवस्था करेंगे, गलित अवस्था में करेंगे। गलित अवस्था का मतलब जैसे हमारा समुद्र में नमक होता है, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, समुद्र में जो पानी होता है उसमें उच्च अपक्रियाशील धातुएं उपस्थित होती है। जैसे नमक है, पोटेशियम क्लोराइड का नमक है, तो इसको क्या किया जाता है? गलित अवस्था में, यानी लिक्विड अवस्था में रखा जाता है। उसके बाद इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन किया जाता है। उसके बाद ये धातु मुक्त हो जाता है, ये धातु हमको प्राप्त हो जाता है। फिर धातुओं का परिष्करण करते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया पहला उच्च क्रियाशील धातुओं के साथ इस तरह की अपक्रिया होती है। इस तरह का अपक्रिया करा करके धातु मुक्त कराया जाता है अयस्क से। अगला है मध्य क्रियाशील अपक्रियाशील धातुओं को क्या किया जाता है? मध्य अपक्रियाशील धातुएं 2 तरह से होती हैं। इसमें एक होता है कार्बोनेट अयस्क। क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है। दूसरा सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड। कुछ में सल्फाइड अयस्क होते हैं, कुछ कार्बोनेट अयस्क होते हैं। जो हमारे धातुओं का जो अधिकतर जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं? कार्बोनेट अयस्क में और सल्फाइड अयस्क में और ऑक्सीजन के अयस्क में होती हैं। कहने का मतलब है हमारे वायुमंडल में 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसलिए जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिली होती हैं और उनको आसानी से संशोधन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। निम्न अपक्रियाशील के धातुओं को क्या किया जाता है? निम्न अपक्रियाशील के धातु के ये धातु क्या है? अयस्क सल्फाइड है, धातु सल्फाइड। ये क्या है? धातु सल्फाइड है। तो इसको क्या किया जाता है? भर्जन कर देते हैं। क्या करते हैं? भर्जन का मतलब होता है ये भर्जन किया जाता है। भर्जन के बाद क्या मिल जाता है? ये भर्जन को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। क्या करते हैं? धातु सल्फाइड को क्या करते हैं? भर्जन किया जाता है। भर्जन का मतलब होता है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, भर्जन मिलता है। उसके बाद ये धातु मिल जाता है। क्या मिलता है? भर्जन के बाद धातु मिल जाता है। उसके बाद धातु का क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं, ये परिष्करण कर दिया जाता है। धातु का क्या किया जाता है? परिष्करण करके धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये निम्न अपक्रियाशील धातुओं को सबसे आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती, स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। और मध्य अपक्रियाशील धातुओं को निकालने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है और उच्च अपक्रियाशील धातुओं को भी निष्कर्षण में कठिनाई होती है। लेकिन सबसे आसानी से निम्न अपक्रियाशील धातुओं को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हमारी पृथ्वी पर बिना क्रिया किए मुक्त अवस्था में भी धातुएं प्राप्त होती। सीधे हम नदियों समुद्रों से सोना चांदी निकाल सकते हैं। तो सबसे आसानी से इसका निष्कर्षण होता है। और निम्न उच्च क्रियाशील धातुओं को और मध्य अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण थोड़ा कठिन होता है। तो आगे हम समझेंगे। अब इसका क्या किया? सल्फाइड का क्या? सल्फाइड जो अयस्क होता है इसका क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? भर्जन का मतलब वही हमने समझाया, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा, O2 की अधिक मात्रा। भर्जन का मतलब अधिक, O2 की अधिक मात्रा के साथ किया जाता है। तो क्या इस तरह इसमें क्या होता है? इसमें भर्जन नहीं किया जाता है, इसमें निस्तापन किया जाता है। क्या किया जाता है? निस्तापन। ये निस्तापन कर दिया जाता है। निस्तापन करने के बाद क्या बनता है? ये यहाँ निस्तापन को यहाँ नीचे लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ लिखेंगे निस्तापन किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है, लेकिन कम मात्रा में। ऑक्सीजन क्या हो? अधिक होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। कम मात्रा में क्रिया कराया जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है? अब इसके बाद ऑक्सीकरण कराया जाता है।
ऑक्सीकरण का मतलब होता है तापन किया जाता है। ऑक्सीकरण मतलब तापन, इसका भी तापन भी कहेंगे। तापन कराया जाता है। ऑक्सीकरण के बाद जो होता है बचता है उसका अपचयन करा दिया जाता है। क्या करा जाता है? अपचयन। अपचयन करा करके क्या मिल जाता है? अपचयन करने के बाद हमारे धातु प्राप्त हो जाता है। ये धातु हमको इस तरह अपचयन के बाद क्या मिल गया? धातु। तो इस तरह से यहाँ धातु मिला, ये धातु मिल गया, और इस धातु का क्या करते हैं? परिष्करण कर देते हैं। ये धातुएं हमारी प्राप्त हो जाती हैं, धातु प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से धातुओं के निष्कर्षण को इस तरह से हम मोटा समझेंगे। यदि हमारे दिमाग में ये तीन बातें स्पष्ट रहेंगी, यानी उच्च अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील अयस्क, निम्न अपक्रियाशील अयस्क और मध्य अपक्रियाशील, इसी तीन के आधार पर आप कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 कहीं भी धातुओं का निष्कर्षण आता है। यदि आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको याद रखने में, समझने में कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम 3.4.2 के अंतर्गत अयस्कों का समृद्धिकरण तथा गैंग के बारे में जानेंगे। गैंग क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम गैंग की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद अयस्कों का समृद्धिकरण क्या है इसको जानेंगे। तो गैंग क्या है? पृथ्वी की सतह पे गैंग की परिभाषा क्या है? जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह पे क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर खनिज अयस्क क्या होते हैं? पृथ्वी के सतह पे खनिज अयस्क, खनिज अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती, खनिज अयस्क आप जानते होंगे। खनिज अयस्क में क्या होती हैं? जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ कैसे होती हैं? मिट्टी के रूप में, मिट्टी बालू आदि मिट्टी बालू आदि रूप में होती हैं, उपस्थित होती हैं। बालू के रूप में, आदि के रूप में होती हैं या उपस्थित होती हैं, क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। इस तरह गैंग की अशुद्धि होती है, यानी जिस खनिज को, यानी जिस खनिज से हमको अयस्क मिलता है और उस अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं, क्या होता है? मिट्टी होता है, बालू होता है, कंकड़ पत्थर, यानी जो होता है वो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। इसको हमको गैंग की परिभाषा यदि क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है, कहीं पूछता है, तो आप गैंग की परिभाषा को ऐसे समझेंगे, ऐसे याद रखेंगे। यानी मिट्टी के अंदर जो कंकड़ पत्थर होता है, अयस्क के अंदर, यानी जो हमारे अयस्क होते हैं, जो खनिज अयस्क होते हैं जिससे हमको धातुएं प्राप्त करना है, उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर जो होता है उसी को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अगला है अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी जो अयस्क होता है, जो पृथ्वी पर सब पदार्थ पाए जाते हैं जिससे धातु पाने की संभावना होती है, धातु निकालने की संभावना होती है, उसे कहते हैं खनिज। और जो खनिज अच्छा होता है जिससे धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है सरलता से, उन्हें अयस्क कहते हैं। इसको हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो ऐसे अयस्कों का समृद्धिकरण यानी अयस्कों में जो गंदगी है, जिसमें कचरा है, मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, यानी जो अशुद्धियां हैं उसको निकालने को क्या कहते हैं? समृद्धिकरण कहलाता है। यानी गैंग को अयस्क में से अयस्कों से क्या निकाला जाता है? अयस्कों से गैंग निकालना क्या कहलाता है? गैंग निकालना क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या कहलाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण। ये समृद्धिकरण कहलाता है। और समृद्धिकरण क्या होता है? जिस तरह से हमारे अयस्क होते हैं, अयस्क कितने प्रकार के होते हैं हम पीछे बता चुके हैं। अयस्क हमारे कितने होते हैं? ये उच्च क्रियाशील अयस्क होते हैं, और क्या होते हैं? मध्य क्रियाशील अयस्क होते हैं,
मध्य क्रियाशील अयस्क होते हैं और निम्न क्रियाशील अयस्क होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न क्रियाशील अयस्क। तो जिस तरह से अयस्क होंगे उसी तरह से उसमें गैंग भी अलग अलग होता है। उच्च क्रियाशील धातुओं में उच्च क्रियाशील धातु के अयस्क में अलग गैंग होता है, मध्य क्रियाशील धातु के अयस्क में अलग गैंग होता है और निम्न क्रियाशील अयस्क में क्या होता है? अलग गैंग होता है। तो गैंग भी और उन गैंगों को हटाने की प्रक्रिया भी, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? अलग होती है। यानी उच्च क्रियाशील के गैंग को हटाने की प्रक्रिया अलग होती है, अलग ढंग होता है। मध्य क्रियाशील गैंग को हटाने के लिए मध्य क्रियाशील धातुओं से गैंग हटाने की प्रक्रिया अलग होती है और निम्न क्रियाशील धातुओं से गैंग निकालने की प्रक्रिया अलग होती है। इस तरह से अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है? समृद्धिकरण का मतलब है अलग अलग अयस्कों से अलग अलग ढंग से गैंग निकाला जाता है, यानी उसमें से मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ निकाला जाता है। इस तरह से अयस्कों का समृद्धिकरण इस तरह से आपने समझा। दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब हम 3.4.3 के अंतर्गत सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब है सबसे कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। तो सबसे कम क्रियाशील धातु हमारी क्या होती है? ये सबसे कम क्रियाशील कॉपर होती है और Hg होती है, यानी मरकरी होता है, और Ag यानी चांदी और Au सोना। ये चार धातुएं क्या होती हैं? सबसे कम क्रियाशील। क्या होती हैं? सबसे कम क्रियाशील होती है। सबसे कम क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं, यानी कम सक्रिय, असक्रिय। इसको क्या कह सकते हैं? असक्रिय धातुएं। असक्रिय धातुओं के निष्कर्षण के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये क्या है? हमारी मरकरी। मरकरी के एक अयस्क होता है, मरकरी का अयस्क है सिनेबार। ये मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार। सिनेबार से हम क्या निकालेंगे? मरकरी। सिनेबार से मरकरी निकालेंगे। मरकरी का मतलब होता पारा। सिनेबार से हम क्या निकालेंगे? पारा निकालेंगे। मरकरी क्या निकालेंगे? Hg निकालेंगे। और सिनेबार का सूत्र क्या होता है? HgS। सिनेबार है मरकरी सल्फाइड। ये मरकरी सल्फाइड यानी सिनेबार से हमको पारा निकालना है, यानी मरकरी निकालना है। ये हमारा क्या है? सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले हम इसका निष्कर्षण करेंगे। किसका? पारे का निष्कर्षण करेंगे। तो क्या है? सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण करना सबसे सरल है। सबसे सरल का मतलब है केवल क्या किया जाएगा? ताप दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा। केवल क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। धातुओं के अयस्क को क्या किया जाएगा? ये हमारा क्या अयस्क है? अयस्क है और अयस्क को क्या किया जाए? केवल गर्म करा जाता है और केवल गर्म करके ही हमको धातु प्राप्त हो जाती है, यानी केवल तापन किया जाता है। गर्म करने को हम क्या कहेंगे? तापन भी कहते हैं। तापन करके धातु प्राप्त किया जाता है, यानी सबसे सरल तरीका है सक्रिय धातुओं के, कम सक्रिय धातुओं का, यानी जो नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में, जो धातु नीचे आती है उसका निष्कर्षण करना सबसे सहज है। और सबसे सहज के लिए क्या किया जाता है? केवल तापन किया जाता है, गर्म किया जाता है, और तापन करने पर क्या होता है? ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये क्या है हमारा? पारा ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड है। ये ऑक्साइड में चेंज होगा। और ज्यादा गर्म करेंगे तो ऑक्साइड से भी अलग होकर के हमको धातु मिल जाता है। तो इस तरह से इसको हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारा मरकरी सल्फाइड है। इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे या तापन देंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? तापन करेंगे। तापन करेंगे तो ये मरकरी सल्फाइड है, तो मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? HgO, मरकरी ऑक्साइड।
और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन और सल्फर मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है? SO2 गैस निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। इसको हम समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, Hg 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तभी हमको पूर्णांक मिलेगा। क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, इवन नंबर है, हमेशा इवन ही मिलेगा क्योंकि हम इधर कुछ भी गुणा करेंगे। तो इसलिए यहाँ 2 से पहले गुणा किया जाएगा। तो ये 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब सल्फर भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 से सल्फर से का गुणा करेंगे। अब हमारा क्या 4 ऑक्सीजन ये हो गया और 2 ये 6 ऑक्सीजन, और 3 से यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हमारा 6 ऑक्सीजन। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या है, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को पुनः तापन करते, पुनः गर्म किया जाता है। Hg ऑक्साइड को क्या किया जाता है, ये तापन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तापन किया जाता है। और तापन करने के बाद क्या होगा, ये हमारा मरकरी अलग हो जाता है, पारा जो होता है अलग हो जाता है। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ इस बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये पारा क्या हो जाता है, ये पारा यानी मरकरी मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाने का मतलब है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से सिनेबार अयस्क से, सिनेबार अयस्क है और एक इसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क है, मरकरी सल्फाइड है। इससे हम क्या मिलता है, मरकरी। तो इस अपक्रिया के द्वारा हम मरकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये मरकरी सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, इसे G से लिखा जाता है। ये मरकरी ऑक्साइड है, ये क्या है, सॉलिड मिलता है, इससे लिखा जाएगा। और ये गैस से G से लिखा जाएगा। और ये भी ऑक्सीजन गैस से G से लिखा जाएगा। ये सॉलिड मिलता है, S से लिखा जाएगा। और ये हमारा ये भी सॉलिड है, S से लिखा जाएगा। और ये मरकरी सल्फाइड ये भी सॉलिड है, S से लिखा जाएगा। इसकी भौतिक अवस्था इस तरह से हमारा ये सिनेबार का क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया। सिनेबार से पारा का निष्कर्षण हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि परीक्षा में आता है सिनेबार से पारा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, इसका समीकरण लिख सकते हैं। अगला है धातु है हमारा है कॉपर। कॉपर सल्फाइड से भी हम कॉपर मुक्त कर सकते हैं। ये भी बहुत सरल तरीका है। इसी तरीके से कॉपर सल्फाइड से हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड से कॉपर को प्राप्त करेंगे। और जिस तरह से हमने सिनेबार से लेड सल्फाइड से मरकरी सल्फाइड से क्या प्राप्त किया है, मरकरी सल्फाइड से पारा प्राप्त किया, मरकरी प्राप्त किया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फाइड CuS, ये है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड क्या अयस्क है, क्या है, अयस्क। किसका अयस्क है, ये तांबे का अयस्क। कॉपर क्या होता है, तांबा। कॉपर क्या होता है, तांबा। ये तांबा का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर तांबे के अयस्क से हमको क्या प्राप्त करना है, कॉपर प्राप्त करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, कम सक्रिय धातुओं का या असक्रिय धातुओं का क्या करा जाता है, केवल तापन किया जाता है। केवल तापन के द्वारा ही, केवल गर्म करके, अयस्क को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त कर लिया जाता है। सबसे सरल विधि है। तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड है हमारा, ये कॉपर सल्फाइड, ये क्यूपरस सल्फाइड है। ये जो होता है Cu2 का सल्फाइड का 2 आयन, ये इसका इसकी संयुक्ता 2 है, इसकी 1 है, इसलिए इस तरह लिखा जाए कॉपर Cu2S। और क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ इसका क्या होता है, तापन किया जाता है, यानी भर्जन भी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, तापन यानी भर्जन भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भर्जन। भर्जन माने ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर CuO, क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा गैस हो गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो जिस तरह से पिछला संतुलित किए थे, ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे,
इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया 2, तो यहाँ कॉपर क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया कॉपर, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब सल्फर कितना हो गया हमारा, सल्फर यहाँ हो गया 2, तो 2 सल्फर हो गया, तो यहाँ 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो सल्फर बराबर करने के लिए अब हमारा कॉपर यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, बराबर हो गया। सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और ये 2 6 ऑक्सीजन है, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण हो गया। अब क्या कॉपर ऑक्साइड को, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्या करेंगे, यहाँ हमको फिर गर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे, तो बन जाएगा हमारा कॉपर मुक्त हो जाएगा। तो Cu2O। और किसके साथ गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ नहीं गर्म करेंगे, सीधा ऐसे करेंगे, एस के साथ गर्म करेंगे, यानी कि Cu2S कॉपर सल्फाइड के साथ ही गर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉपर मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा, कॉपर मुक्त हो जाएगा। और ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, SO2 गैस बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा गैस बन जाता है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सल्फर क्या है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा हमको करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और सल्फर क्या है 2 है, तो सल्फर को भी 2 करना पड़ेगा। सल्फर क्या है यहाँ 1 है, सल्फर 1 है, तो 1 सही है। तो अब हमारा क्या हो, कॉपर यहाँ 2 और ये 2 4 हो गया, तो कॉपर क्या हो गया 4, तो यहाँ हम 4 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो कॉपर 2 और 2 4 कॉपर बराबर हो गया, 2 2 4, ये 2 6, ये 2 इधर से गुणा है, 2 इधर से 4 हो गया, ये 2 6, यहाँ कॉपर हमारा 6 होगा, गलत हो गया था, ये कॉपर क्या होगा 6 होगा। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 2 है, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। इस तरह से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया। तो ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड कॉपर सल्फाइड को क्यूप्रस सल्फाइड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, क्योंकि ये कॉपर की 2 संयुक्ता वाला भी कॉपर होता है, 1 संयुक्ता वाला भी होता है, इसलिए 1 संयुक्ता वाला है, इसलिए क्यूप्रस सल्फाइड कहा जाएगा। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है और ये कॉपर सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन गैस है, जी लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये सॉलिड है, ये हमारा गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी हमारा गैस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये हमारा क्या है सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से हम तांबे के अयस्क से तांबा मुक्त करेंगे। यदि परीक्षा में आता है तो इस तरह आप समीकरण लिख करके और इस समीकरण के नीचे संकेतों का नाम भी लिख करके आप बोर्ड परीक्षा में पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं या किसी कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।